दोस्तों ये स्टोरी का 82 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप ज़रूर जा कर के चेकआउट करें। वह आदमी नायडू को देखकर बोला, सर जी कर लीजिए ना मीटिंग, मीटिंग करने में क्या जा रहा है। उन्होंने फ़ोन पर कहा है कि वह हम इस अनाथ आश्रम के लिए बहुत अच्छी डील ऑफ़र करेंगे, मीटिंग करने में तो कुछ नहीं है। नायडू ने उस आदमी को देखकर कहा, मैंने कहा ना कि मुझे ना तो किसी को अपनी ज़मीन बेचनी है और ना ही किसी से बात करनी है, जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। वह आदमी चुपचाप वहाँ से चला गया। बाहर आते ही उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी का नंबर डायल किया। वह नंबर किसी और का नहीं सिवाय रघुवंशी का था। उसने फ़ोन कान पर लगाकर कहा, सर मैंने आपसे कहा था मिस्टर नायडू नहीं मानेंगे। वह बहुत सख्त इंसान है, आप नहीं जानते। बड़े-बड़े लोग आकर उनके पैर छूते हैं और कितने ही अमीर लोगों ने उन्हें ऑफ़र दिए हैं, लेकिन वह कभी किसी के ऑफ़र को स्वीकार नहीं करते। लोग बाग लग्ज़री गाड़ी देने के लिए तैयार हैं, लग्ज़री फ्लैट देने के लिए तैयार हैं और तो और कई एकड़ की ज़मीन उनके नाम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते। सॉरी सर, इससे ज़्यादा मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर उस आदमी ने फ़ोन कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शिवाय जो कि अपने केबिन में बैठा हुआ था, उसने अपने फ़ोन को देखकर कहा, लगता है मिस्टर नायडू से पर्सनली मिलना पड़ेगा, तभी बात बन सकती है। तभी शिवाय के केबिन का दरवाज़ा खुला और सामने कोई और नहीं दिव्यांश खड़ा था। उसने पूछा, मिस्टर नायडू से बात हुई? शिवाय ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, उस ज़मीन के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। दिव्यांश बोला, कैसे समझाऊँ तुझे? इतना कहकर वह शिवाय के केबिन के अंदर आया। उसने शिवाय के टेबल पर रखा हुआ एक रिमोट उठाया और एक स्क्रीन को ऑन कर दिया। उस स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी जो शायद नायडू के अनाथ आश्रम की ही थी। दिव्यांश बोला, वाह देख यह अनाथ आश्रम कितनी हरियाली जगह पर है, आसपास बाग बगीचे हैं, पेड़ हैं और खेती बाड़ी होती है। अगर हम यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट की फैक्ट्री लगा दें तो आसपास की जितनी भी औरतें हैं वह 4-6 घंटे काम करने के लिए तो यहाँ आ ही जाएंगी। और आसपास देख 15 गांव जुड़े हुए हैं। इस जगह से 15 गांव का मतलब समझ रहा है, 1000-2000 मजदूर तो आराम से मिल जाएंगे। और वैसे भी हम इस प्रोजेक्ट में 15% प्रॉफिट पर ही काम कर रहे हैं। देख एक बात कहूँ, चाचू ने हमेशा सिखाया है कि बिजनेस हमेशा प्रॉफिट के लिए नहीं होता, कभी कभी लोगों की मदद भी कर देनी चाहिए। और इस प्रोजेक्ट में तो सीधा सीधा लोगों की मदद हो रही है। आसपास बहुत गरीबी है, इनकी फसल जंगली जानवर खराब कर देते हैं या ज़्यादा बारिश होने की वजह से बर्बाद हो जाती है। लेकिन अगर यह फैक्ट्री खुल गई तो आसपास के बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और अगर हमारा काम चल पड़ा ना तो हम ऐसी एक फैक्ट्री खोल सकते हैं और उसके लिए हमें यही अनाथ आश्रम चाहिए। अगर यह अनाथ आश्रम हमारे हाथ लग गया ना तो हम बहुत लोगों का भला कर देंगे। शिवाय बोला, मैंने मिस्टर नायडू के बारे में पता किया है, वह बहुत स्वाभिमानी है, वह अपनी जगह जमीन किसी को नहीं देंगे और वह जमीन उनकी पर्सनल जमीन है, उनके दादा परदादा की। मुझे लगता है हमें यह आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए। दिव्यांश बोला, मैं ऐसे ही ड्रॉप नहीं करूंगा, तो मेरा साथ देगा तो ठीक, वरना मैं चाचू के साथ बेंगलोर निकल जाऊंगा और अगर चाचू भी नहीं गए तो राजवीर को लेकर बेंगलोर निकल जाऊंगा। लेकिन एक बार मिस्टर नायडू को अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझाऊंगा जरूर। शिवाय बोला, तुझे यह आइडिया दिया किसने? दिव्यांश ने कहा, सरगम ने। और किसने? एक वही तो है हमारे घर में जो मुझे कभी कभी चाचू की टू कॉपी लगती है। सच में बहुत अच्छी लड़की मिली है, देव को हमेशा चैरिटी की ही बातें करती है। दिव्यांश की बात सुनकर शिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, चल फिर बेंगलोर ही चलते हैं, क्या पता मिस्टर नायडू हमारा प्रपोजल सुनकर अपना इरादा बदल दें। पर मुझे लगता नहीं कि वह अपना इरादा बदलेंगे। दिव्यांश ने कहा, मैं बेंगलोर चलने की तैयारी करता हूँ। इतना कहकर वह वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर नायडू अपने केबिन में बैठे हुए थे। पहले ही वह अनिरुद्ध को लेकर परेशान थे और ऊपर से बार बार शिवाय से मिलने का प्रेशर उन्हें और परेशान कर रहा था। और तभी मिस्टर नायडू का फ़ोन रिंग हुआ। मिस्टर नायडू ने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, मिस्टर नायडू आप एक बार हॉस्पिटल आ जाइए, इस लड़के की तबीयत बहुत ख़राब है। यह सुनकर नायडू का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। उन्होंने हाँ कहकर फ़ोन कट किया और तेज कदमों से वहाँ से चले गए। शिवाय और दिव्यांश दोनों ही घर पहुंचे। शिवाय जब अपने कमरे में गया तो उसने आर्या को देखकर कहा, कुछ दिनों के लिए बेंगलोर जाना है, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आर्या ने शिवाय को देखा और बोली, जाना जरूरी है? शिवाय बोला, तुम चलोगी मेरे साथ? आर्या ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं,
मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं जाने का मन नहीं करता था, लेकिन इस संडे मैं और अभिमान दोनों ही फिर से मिलने जा रहे हैं। शिवाय बोला, ठीक है मेरी पैकिंग कर दो। आर्या शिवाय के कपड़ों की पैकिंग करने लगी। अचानक ही वह बोली, शिवाय अपने साथ तितली को ले जाओ ना, क्या पता थोड़ा माहौल चेंज हो तो उसके अंदर भी थोड़े बदलाव आ जाएं। शिवाय कुछ देर तक आर्या को ही देखता रहा, फिर बोला, सच में आर्या तुमसे शादी करके मैं बहुत खुश हूँ। कोई भी इतना नहीं सोचता जितना तुम मेरी फैमिली के बारे में सोचती हो। एक काम करो ना, तुम भी चलो मेरे साथ। आर्या ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मैं क्या करूंगी जाकर। शिवाय बोला, प्लीज चलो ना, मैं तुम और चलते हैं, दिव्यांश को मना कर दूंगा। आर्या बोली, नहीं मैं नहीं जाना चाहती। आपको शिवांगी को ले जाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? शिवाय अपने टाई को ढीला करता हुआ बोला, नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन चलो ठीक है मैं उसे ले जाऊंगा। आर्या ने बैग में एक टी शर्ट रखी और बोली, मैं अभी वीरा से बोलकर आती हूँ। इतना कहकर वह कमरे से निकल गई। वह सीधा तितली के पास गई तो तितली बालकनी में खड़ी थी। वीरा और विराज दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। विराज अपने लैपटॉप में बिजी था और वीरा कुछ डिजाइन बना रही थी। आर्या ने वीरा से कहा, वीरा तितली कहाँ है? एक नजर आर्या को देखा और बालकनी की तरफ इशारा किया। आर्या सीधा बालकनी में गई और उसने पीछे से तितली को गले लगाकर कहा, बेंगलोर चलोगी? तितली ने पलटकर आर्या को देखा और ना में गर्दन हिलाते हुए बोली, अगर अनिरुद्ध मिलेगा तो चलूंगी, वरना मुझे नहीं जाना। आर्या की आंखें नम हो गई। उसने शिवांगी के गाल पर हाथ रखकर कहा, क्या पता अनिरुद्ध मिल जाए। यह सुनकर शिवांगी ने आर्या को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, कब मिलेगा अनिरुद्ध? अनिरुद्ध चाहिए बड़ी माँ, अनिरुद्ध चाहिए मुझे, कुछ और नहीं चाहिए, बस अनिरुद्ध चाहिए। आर्या ने अपने आंसू को जैसे तैसे कंट्रोल किया और उसकी कमर को रब करते हुए बोली, तुम अपने पापा के साथ बेंगलोर चली जाओ, भगवान ने चाहा तो क्या पता तुम्हें अनिरुद्ध वहीं मिल जाए। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई। आर्या शिवांगी को लेकर कमरे में आ गई और उसने वीरा को देखकर कहा, इसकी पैकिंग कर दो, या शिवाय और दिव्यांश जीजू के साथ बेंगलोर जा रही है। वीरा ने हैरानी से आर्या को देखा। कहना चाहती थी कि मैं इस हालत में इसे कहीं नहीं भेजना चाहती, लेकिन आर्या ने पलकें झपकाई और वीरा ने शिवांगी से कहा, जाना चाहती हो? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। वीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। 2 साल में यह पहली बार था जब शिवांगी ने कहीं जाने के लिए हाँ कही, वरना तो वह कॉलेज भी जबरदस्ती जाती थी। आर्या ने कहा, मैं जाकर बाकी की पैकिंग करती हूँ और तुम भी इसका बैग पैक कर दो, कल सुबह जल्दी निकलेंगे। वीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी और आर्या कमरे से बाहर आ गई। लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर आई, वैसे ही शिवाय ने उसकी बाजू गुस्से से पकड़ी और उसे खींचता हुआ अपने कमरे में लेकर आया और फिर उसकी आंखों में देखकर हल्के गुस्से में बोला, छुई मुई, या तुम क्या कर रही हो? आर्या ने हैरानी से शिवाय को देखकर कहा, क्या कर रही हो? शिवाय बोला, तुमने उस बच्चे को झूठा दिलासा क्यों दिया कि बेंगलोर में हमें अनिरुद्ध मिलेगा? आर्या बोली, तो क्या करती? वह कहीं ना कहीं जाना चाहती, किसी से बात नहीं करना चाहती। कॉलेज में भी उसकी हालत किसी से छुपी नहीं है। वह जब तक बाहर नहीं जाएगी, लोगों से नहीं मिलेगी, बातचीत नहीं करेगी, वह अपने दुख से बाहर कैसे आएगी? मैंने जो किया वह ठीक किया। हो सकता है आपकी नज़रों में गलत हो, लेकिन मुझे गलत नहीं लगता। इतना कहकर आर्या फिर से बैग पैक करने लगी। सिवाय कुछ देर तक आर्या को देख रहा था। वहीं आर्या हल्की आंख नम आंखों से बोली, मुझे ऐसे देखने से क्या होगा? मैं भी आपको ऐसे नहीं देख सकती। जब तक सब कुछ ठीक नहीं होगा तब तक आप मुस्कुराएंगे नहीं, हंसेंगे नहीं, मेरे साथ मजाक नहीं करेंगे। मुझे सिवाय नहीं चाहिए, मुझे पहले वाला सिवाय चाहिए जो हंसता था, मुस्कुराता था और सबको हंसाता था। इतना कहकर आर्या अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाई और बालकनी में चली गई, क्योंकि वह शिवाय के सामने कमजोर महसूस नहीं करना चाहती थी। शिवाय आर्या के पास गया। उसने आर्या को पीछे से गले लगा लिया और उसकी गर्दन को चूमता हुआ बोला, सॉरी, इन सब में मैं तुम्हें तो भूल ही जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, तितली का दुख देखा नहीं जाता। आर्या ने अपने आंसू पोंछे और पलटकर शिवाय को देखकर बोली, मुझसे भी उस बच्ची का दुख देखा नहीं जाता। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल मेरे जैसी है, लेकिन मुझे तो आपने संभाल लिया था और उसे संभालने वाला उसका कुछ पता नहीं। शिवाय ने आर्या को गले लगा लिया और अपनी पकड़ कसते हुए बोला, यह छुई मुई, आई रियली लव यू। मैं ले जाऊंगा शिवांगी को, फिक्र मत करो। क्या पता तुम्हारी बात सही हो, हमें यानी अनिरुद्ध
बेंगलुरु में ही मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ युग गरिमा के पास बैठा हुआ था और तभी नर्स आई और बोली, सर रात हो गई है, अब आपको जाना चाहिए। युग ने गरिमा की आंखों में देखकर कहा, गरिमा सच कह रहा हूँ, अगर तुम ठीक नहीं हुई ना तो मैं अपनी सारी हदें पार कर दूंगा, फिर मत बोलना। इतना कहकर उसने गरिमा के माथे को चूमा और वहां से चला गया। युग के जाते ही गरिमा की उंगलियों ने फिर से हरकत की। वहीं दूसरी तरफ अभिमान ने गाड़ी डैनी के अपार्टमेंट के बाहर रोकी। हालांकि वह संडे को आर्या के साथ वहां आने वाला था, फिर भी उसका मन नहीं लग रहा था। वह एक बार वीर को गोद में उठाना चाहता था, उससे बहुत सारा प्यार करना चाहता था और इसीलिए वह मेंशन जाने की बजाय डैनी के फ्लैट पर आ गया। अभिमान गाड़ी से उतरा और लिफ्ट से होता हुआ आराध्या के फ्लैट के बाहर आ गया। उसने बेल बजाई और पहले ही बेल में आराध्या ने दरवाजा खोल दिया। अभिमान आराध्या को देख रहा था। काफी कमजोर हो गई थी वह। चेहरे पर ग्लो नहीं था, सिर्फ उदासी थी और यह देखकर अभिमान के दिल में बहुत दर्द हो रहा था। धीरे से बोला, यहाँ तुम और वहाँ तितली मेरी जान ले रही हो। आराध्या ने रास्ता छोड़ दिया और बोली, अंदर आओ ना, बाहर खड़े रहकर बात करोगे। अभिमान अंदर आ गया। उसने देखा तो वीर बैठा हुआ था और उसके आसपास बहुत सारे खिलौने थे। अभिमान धीरे से वीर के पास गया और उसने वीर को गोद में उठा लिया। वीर ने अपने पापा को देखा तो अपने छोटे छोटे हाथों से उसे मारना शुरू कर दिया। अभिमान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने एक ही सेकंड में अपने बेटे के पूरे चेहरे को चूम लिया। यह सब देखकर आराध्या की आंखें गीली हो गई और तभी डैनी चश्मा ठीक करता हुआ कमरे से निकला। डैनी ने जैसे ही अभिमान को देखा तो बोला, अरे बेटा तुम कब आए। अभिमान बोला, पापा बस अभी आया, वीर को देखने का मन कर रहा था इसीलिए आ गया। डैनी ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। किचन में डैनी ने एक पानी का गिलास लिया, उसमें पानी भरा और उसे लेकर वापस से बेडरूम में चला गया। और यह देखकर अभिमान ने आराध्या को देखा तो आराध्या बोली, पापा और माँ की हालत यही है, थोड़ा बहुत वीर के साथ खेल लेते हैं तो उनका मन बहल जाता है। अब आप ही बताओ, क्या मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए? क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं अपने मम्मी पापा की सेवा करूं? अभिमान वीर को गोद में लेकर आराध्या के पास आया। उसने आराध्या के गाल पर आए हुए आंसू को साफ करते हुए कहा। आराध्या को एक ही हाथ से अपने सीने से लगाकर उसके बालों को चूम कर बोला, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, अब तो तुम्हारा वनवास मेरा वनवास। अब जब तुमसे प्यार कर लिया, तुमसे शादी कर ली, तुम्हारे साथ सुख दुख में साथ देने का वादा कर लिया, तो अभिमान पीछे नहीं हटेगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। थोड़ी देर बाद अभिमान डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और उसकी गोद में वीर बैठा था। अभिमान खुद खा रहा था और अपने बेटे को भी खिला रहा था। वीर ने अपने सारे कपड़े खराब कर लिए थे, यहाँ तक कि अपने पापा की वाइट शर्ट भी पूरी तरीके से खराब कर दी थी। कोट भी खराब कर देता, लेकिन वह तो अभिमान ने निकाल दिया था। आराध्या ने पहले अभिमान और वीर को अच्छे से खाना खिला दिया। फिर वह बोली, आप थोड़ी देर वीर के पास रुके, मैं माँ पापा को खाना देकर आती हूँ। इतना कहकर आराध्या खाने की प्लेट लेकर बेडरूम में चली गई और थोड़ी ही देर में वापस आ गई। आकर अभिमान के पास बैठ गई। अभिमान ने आराध्या की आंखों में देखकर कहा, आराध्या मैं हूँ तुम्हारे साथ। आराध्या की आंखों में पानी आ गया। वह अभिमान को देखकर बोली, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? जब भैया थे तो माँ बाप नहीं थे, माँ बाप हैं तो भैया नहीं है। अभिमान बोला, अनिरुद्ध मिल जाएगा। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिलाई। तितली कैसी है? तुमसे ज्यादा हालत खराब है उस लड़की की, उसे देख कर ही मेरी आंखों में पानी आ जाता है। मैं नहीं देख सकता अपनी बहन को ऐसे। दूसरी तरफ सार्थक ऑफिस में काम कर रहा था। उसने भी शादी के बाद ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। ज्वाइन तो उसने पहले ही किया था, लेकिन पहले सीरियस होकर काम नहीं करता था, लेकिन अब अपने काम को लेकर काफी सीरियस हो गया था। और तभी उसका फोन रिंग हुआ। सार्थक ने फोन देखा और इरिटेट होता हुआ बोला, यह लड़की बिना किसी भी टाइम फोन कर देती है। फिर उसने फोन रिसीव कर लिया और बोला, बोलो प्रिया, अब क्या प्रॉब्लम है? दूसरी तरफ से आवाज आई, सार्थक मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हारे ऑफिस आना चाहती थी, लेकिन बहुत ट्रैफिक है, इसीलिए मैंने गाड़ी जो तुम्हारे ऑफिस के पास रेस्तरा है वहां घुमा ली। सार्थक बोला, मैं तुम्हारा नौकर हूं कि जब तुम कहोगी मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा? मुझे काम करना है, समझी? और यह वक्त बेवक्त मुझे फोन मत किया करो। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर से प्रिया का कॉल आया। सार्थक ने इस बार गुस्से में उठाते हुए कहा, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? प्रिया बोली, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्लीज एक बार मिल लो ना प्लीज। सार्थक प्रिया से मिलना तो नहीं चाहता था, वह उसे बहुत इरिटेट करती थी, लेकिन मिस्टर भाटिया के साथ उनके ऑफिशियल रिलेशन काफी अच्छे थे, जिस वजह से वह सीधा सीधा प्रिया से लड़ाई भी नहीं कर सकता था।
वह बोला अच्छा ठीक है, सिद्धि के कॉलेज के पास जो रेस्टोरेंट है वहां मिलो। प्रिया बोली क्यों, वहां क्यों मिलना है? सार्थक ने कहा उसका आज लास्ट पेपर है तो उसे पिकअप भी कर लूंगा। प्रिया बोली वह क्या दूध पीती बच्ची है जिसे तुम पिकअप करने जाओगे? सार्थक बोला तुम्हें मिलना है या नहीं? प्रिया बोली ओके ओके, सॉरी सॉरी, मैं उसी रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी आना। इतना कहकर उसने कॉल कट किया। अगले 1 घंटे में वह दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। सार्थक प्रिया को देख रहा था और प्रिया के हाथ में एक कोल्ड कॉफी थी। वह बोली क्या बताऊं, निशांत ने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, ना शादी के लिए हाँ कहता और ना ही मुझे छोड़ता है। मेरा दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया है। उसके लिए मैं शादी से भागी और उसे है कि मेरी कदर ही नहीं। और क्या ही बताऊं तुम्हें। सार्थक हैरानी से प्रिया को देख रहा था। वह मन ही मन खुद से बोला इसकी लाइफ में भड़ास बची हुई है और यह जब बहुत सारी इकट्ठा हो जाती है तब मुझे सुनाने आ जाती है। फोन पर ऐसे बोलती है जैसे कितने जरूरी काम कर रही है। प्रिया की सारी बकवास सुनने के बाद सार्थक बोला यह तुम्हारी जरूरी बात थी? प्रिया अगले ही पल आंखों में आंसू ले आई। वह बोली हाँ जरूरी बात थी, तुम कैसे समझोगे, तुम नहीं समझ सकते। मैं नहीं समझता, जो समझता है उसे जाकर समझा लो, मेरा क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो। इतना कहकर वह उठ गया और तभी प्रिया ने सार्थक का हाथ पकड़ लिया और उसे वापस से बिठाते हुए बोली सार्थक ऐसी बातें मत करो ना, तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी। मैं बस यह कह रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, निशांत से ब्रेकअप कर लूं क्या? सार्थक बोला यार मैं कैसे बताऊं। प्रिया बोली तो फिर किससे पूछूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सार्थक ने कहा देखो मेरे पास और भी बहुत जरूरी काम है, मैं तुम्हारे साथ बैठकर ब्रेकअप की बातें नहीं कर सकता। हाथ जोड़कर कह रहा हूं अपनी एक छोटी मोटी प्रॉब्लम किसी और को बताया करो, या फिर तुम एक काम क्यों नहीं करती, अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लो, तुम्हारा ध्यान बैठ जाएगा तो तुम निशांत को कम अटेंशन दोगी और उससे कम अटेंशन दोगी तो उसे अपने आप ही सब समझ आएगा। कहकर सार्थक ने अपने सामने रखी हुई कॉफी की तरफ हाथ बढ़ाया और तभी प्रिया ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा तुम ना बहुत अच्छे हो, तुम्हें पता है मैं अपने दिल की हर बात तुम्हें बेझिझक बता देती हूँ। सार्थक और प्रिया बात कर रहे थे, वहीं उसी रेस्टोरेंट में दूर बैठी सिद्धि यह सब देख रही थी। उसके साथ एक फ्रेंड भी थी। आज उसका लास्ट एग्जाम था तो वह भी अपने फ्रेंड के साथ उसी रेस्टोरेंट में आ गई। उसने सार्थक और प्रिया को एक साथ देखा तो उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। सिद्धि के कानों में फिर से कुछ आवाज गूंजने लगी देखो यार वह भाग गई तो क्या करूं, तुम मान जाओ ना, मम्मी किसी और से मेरी शादी कराएं, इससे अच्छा है तुमसे शादी कर लूं। तुम्हें अच्छे से जानता भी हूँ, देखो तुम्हें मैं शादी में बांध कर नहीं रखूंगा, तुम आजाद हो, जो चाहे वह कर सकती हो। और तभी सिद्धि के फ्रेंड ने कहा सिद्धि देख तेरा हस्बैंड वहां उस लड़की के साथ बैठा है। सिद्धि अपने होश में आई और कुछ बोलती उससे पहले ही सिद्धि की फ्रेंड ने सार्थक को देखकर कहा। सार्थक ने जैसे ही किसी लड़की की आवाज सुनी हल्का सा गर्दन घुमाकर सिद्धि और उसकी फ्रेंड को देखा। सार्थक ने अपनी कॉफी उठाई और प्रिया को देखकर बोला सिद्धि मुझे यहीं मिल गई, मैं उसे लेकर घर जाता हूँ और तुम अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लो। निशांत को थोड़ा इग्नोर करोगी तो वह डेफिनेटली तुम्हारे प्यार को समझेगा। इतना कहकर सार्थक प्रिया के टेबल से उठकर सिद्धि के टेबल पर आ गया। सिद्धि की आंखें नम हो चुकी थी। उसने अपना चश्मा नहीं उतारा क्योंकि वह नहीं चाहती थी सार्थक उसकी आंखों में पानी देखे। सार्थक बोला ए चश्मिश, एग्जाम कैसा गया तेरा? सिद्धि ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और तभी सार्थक का फोन रिंग हुआ। वह फोन किसी और का नहीं प्रिया का था। सार्थक ने हल्का सा पलट कर प्रिया को देखा तो प्रिया ने फोन उठाने का इशारा किया। सार्थक ने फोन रिसीव किया तो प्रिया बोली यार यह क्या बात हुई, आए थे मुझसे मिलने चले गए दूसरी टेबल पर। सार्थक बोला मैं बिजी हूँ, घर जा रहा हूँ, पापा का मैसेज आया था, बहुत जरूरी काम है। इतना कहकर उसने फोन कट किया और खड़ा हो गया और फिर सिद्धि की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला चलो घर चलते हैं। सिद्धि ने भी हाँ में गर्दन हिलाई और अपना हाथ सार्थक के हाथ पर रख दिया। सार्थक सिद्धि को लेकर वहां से चला गया और जाते जाते उसने सिद्धि की फ्रेंड को भी बाय बोल दिया। थोड़ी देर बाद सार्थक गाड़ी चला रहा था और सिद्धि चुपचाप शांति से बैठी हुई थी। सार्थक को यह बात समझ नहीं आती थी कि उसका प्रिया से मिलना सिद्धि को हर्ट करता है और यही एक वजह थी उन दोनों के बीच की दूरी की। सार्थक यह चीजें समझता नहीं था और सिद्धि को लगता था कि सार्थक अपने आप ही कहीं ना कहीं प्रिया को पसंद करता है, इसलिए शादी के बाद भी उससे मिलता है। वहीं सार्थक को तो प्रिया इरिटेट करती थी, लेकिन कर भी क्या सकता था। तभी रेड लाइट हुई।
सार्थक ने गाड़ी रोकी और अपनी उंगलियां स्टीयरिंग पर टैप करने लगा। कुछ सोचकर उसने गर्दन घुमाकर सिद्धि को देखा और बोला, तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गए ना? सिद्धि ने अपना चश्मा ठीक किया और बोली, जी हाँ, हो गए। सार्थक बोला, कहीं घूमने चले? सिद्धि ने कुछ नहीं कहा। सार्थक ने फिर कहा, तुमसे पूछ रहा हूँ, कहीं घूमने चले? वैसे भी शादी के बाद कहीं नहीं गए। कहीं बाहर जाएंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे तो हमारे बीच अच्छी दोस्ती हो जाएगी। सिद्धि ने अभी कुछ नहीं कहा और तभी ग्रीन लाइट हो गई। सार्थक ने गियर चेंज करते हुए कहा, ना मुझे जवाब चाहिए था, लेकिन नखरे देखो कितनी कर रही हो। सिद्धि ने अभी कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में सार्थक ने गाड़ी रजावत मेंशन के बाहर रोकी। दोनों ही गाड़ी से उतरकर अंदर चले गए। जब दोनों अंदर आए तो वहां शौर्य और सांझ सिटिंग एरिया में बैठे बातें कर रहे थे। सांझ ने सिद्धि को देखा तो मुस्कुराकर बोली, एग्जाम खत्म हो गए? सिद्धि ने मुस्कुराहट के साथ हाँ में गर्दन हिला दी। और तभी सार्थक बोला, माँ, मैं और सिद्धि कहीं घूमने चले जाएं? यह सुनकर सांझ बोली, नेकी और पूछ पूछ, हाँ चले जाओ, या तो अच्छी बात है। फिर उसने सिद्धि को देखकर कहा, सिद्धि तुम भी अपने लिए शॉपिंग कर लो, अच्छी अच्छी ड्रेसेस खरीदो और सार्थक के साथ कहीं घूमने चली जाओ। वैसे भी जिन हालातों में तुम दोनों की शादी हुई, तुम दोनों कहीं जा नहीं पाए। एक दूसरे के साथ वक्त बिताओगे तो तुम्हारे रिश्ते में मजबूती आएगी। सिद्धि ने एक नज़र सार्थक को देखा और सार्थक बोला, मुझे क्या देख रही हो? सुना नहीं मैंने क्या कहा? सिद्धि ने बस हाँ में गर्दन हिलाई और अपने कमरे में चली गई। लेकिन अपने कमरे में जाते ही उसने अपना चश्मा उतारा और अपने आंसू पोंछने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे बार बार वही नजर आ रहा था जब सार्थक प्रिया बैठे हुए थे। दूसरी तरफ वेदांत अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसके सामने एक और बिजनेसमैन बैठा हुआ था जिसकी उम्र करीब 36 साल के आसपास थी। दिखने में काफी हैंडसम था। वह बोला, लगता है मिस्टर रजावत आपको पिछली बात बुरी लग गई। अरे मैं तो हाथ जोड़कर कब से माफी मांग चुका हूँ, लेकिन आप तो दिल पर ही लगाकर बैठ गए। वेदांत बोला, मिस्टर डेविड, आप यहाँ क्यों आए हैं? साफ साफ बताइए, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार हमारे बीच हर डेट खत्म हो गई थी। उसके बाद भी आपने मेरे ऑफिस में आने की हिम्मत क्यों की? डेविड ने कहा, मिस्टर रजावत, पर्सनल बात एक साइड रखते हैं और मैं आपको एक ऑफर करता हूँ। मेरी कंपनी एक ब्रांड लॉन्च कर रही है और मैं चाहता हूँ आप उस ब्रांड में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करें। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, बस 30%, बट मैं प्रॉफिट आपको 40% दूंगा। वेदांत ने पूरी बात सुनी भी नहीं और बोला, मिस्टर डेविड, मुझे आपके साथ कोई भी डील साइन नहीं करनी, अब आप जा सकते हैं। डेविड ने हाथ जोड़े और बोला, देखिए मिस्टर रजावत, मैं सच में दिल से माफी मांग रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप उस कैटेगरी के नहीं हैं। वेदांत अपने गुस्से को दबाता हुआ बोला, मिस्टर डेविड, मैं बहुत प्यार से और शांति से आपसे बातें कर रहा हूँ, वरना आप जानते हैं पिछली बार मैंने आपका कॉलर तक पकड़ लिया था और अगर आप 2 मिनट के अंदर यहाँ से उठकर नहीं गए तो मैं आपका कॉलर पकड़ने में हिचकिचाऊंगा नहीं और मारूंगा, वह अलग। इसलिए बेहतर होगा कि आप जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से चले जाइए। डेविड खड़ा हो गया और बोला, मैं आपसे कब से माफी मांग रहा हूँ, लेकिन आप तो मुझे बेइज्जत कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि आप अपनी वाइफ से इतना प्यार करते हैं। मैंने तो कई बार ऐसे ऑफर बिजनेस मैन पार्टनर को दिए हैं और उनमें से बहुत लोगों ने उस डील को एक्सेप्ट भी कर लिया है। ना हस्बैंड को प्रॉब्लम हुई और ना ही वाइफ को। मुझे नहीं पता था कि आप लोग अभी संस्कारों से जुड़े हुए हैं। मैंने तो आपसे माफी मांग चुका हूँ, लेकिन आप मुझे बार बार बेइज्जत कर रहे हैं। मिस्टर रजावत, आई थिंक यू आर राइट। मुझे आपके साथ डील नहीं करनी चाहिए थी। इतना कहकर डेविड उठकर वहां से जाने लगा। जैसे ही वो केबिन के दरवाजे तक पहुंचा, केबिन का दरवाजा खुला और सामने कोई और नहीं, वंशिका खड़ी थी। डेविड ने वंशिका को देखा और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ गई। फिर वह मन ही मन खुद से बोला, यार कितनी औसम है यह लड़की, इसे बस एक रात के लिए मांगा था लेकिन वेदांत ने तो डील ही कैंसिल कर दी। पर कोई बात नहीं, इसके साथ क्वालिटी टाइम तो स्पेंड करूंगा, चाहे उसकी मर्जी के खिलाफ, चाहे इसे ड्रग्स देना हो, चाहे उसके पति से इसे खरीदना हो, क्यों ना हो। वामिका मिस्टर डेविड को देखकर बोली, एक्सक्यूज मी।
डेविड आगे से हट गया। वामिका केबिन के अंदर चली गई। वहीं डेविड केबिन से बाहर आया। वह कुछ सोच रहा था और उससे तभी कॉरिडोर में शौर्य दिखाई दिया। डेविड के चेहरे पर एक और मुस्कुराहट आ गई। वह सीधा शौर्य के पास गया। वहीं केबिन में वामिका कुछ पेपर वेदांत के सामने रखे। वेदांत गुस्से में वामिका को ही देख रहा था। डेविड का ऑफिस आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका गुस्सा शांत भी नहीं हुआ था कि वामिका उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वामिका ने धीरे से कहा, यह डिजाइन है, मैंने बनाए थे और भेज दिए थे, लेकिन रिजेक्ट हो गए। अब क्या करूं? उन्होंने दोबारा डिजाइन बनाने के लिए कहा है, बनाऊं या रहने दूं? वेदांग को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया। स्थिति जैसी भी थी, वह वामिका पर गुस्सा नहीं करता था। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली और फिर वामिका को देखकर प्यार से कहा, खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। वामिका बैठ गई। वेदांत बोला, यह तुम्हारा डिसीजन है। तुम अगर दूसरे डिजाइन बनाने में कंफर्ट फील करती हो और तुम्हें लगता है कि तुम बना सकती हो। दोनों अपने प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहे थे। वेदांत और वामिका दोनों ही लंच कर रहे थे, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी सोच में गुम थे। वेदांत एक बार वामिका को देखता और फिर लंच करने लगता। आखिर उसने पूछ ही लिया, उस बात को भूली ही नहीं हो? वामिका ने एक नज़र वेदांत को देखा और धीरे से बोली, कौन सी बात? वेदांत बोला, तुम इतनी मासूम भी नहीं हो कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वामिका बोली, मैं उस बात को कब का भूल गई। इतना कहकर वामिका ने टिश्यू पेपर उठाया और हाथ साफ करने लगी। उसने ठीक से खाना नहीं खाया था। खाना वैसा का वैसा ही रखा हुआ था। वामिका टिश्यू पेपर से हाथ पोंछकर उठ गई और बोली, मेरा हो गया। वह एक कदम ही चलती, उससे पहले ही वेदांत ने उसकी कलाई पकड़कर वापस से सोफे पर बिठा लिया और बहुत प्यार से बोला, मतलब तुम नहीं? वामिका ने वेदांत की आंखों में देखा और अपने इमोशंस को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करती हुई बोली, नहीं, ऐसा नहीं है, सच में भूल गई। वेदांत बोला, मैं जानता हूँ तुम नहीं भूली और यह भी जानता हूँ कि शायद ही इस बात को भूली होगी, पर मैं इंतजार करूंगा कि कब तुम उस बात को भूल जाओ और हमारे रिश्ते को एक नई दिशा दो। जो हुआ सो हुआ, ठीक से खाना खा लो वरना मेरे गले से भी निवाला नहीं उतरेगा। वामिका वापस से बैठकर खाना खाने लगी। कुछ देर तक वह दोनों चुप रहे। आखिरकार वामिका ने पूछा, आप परसों ड्रिंक करके क्यों आए थे? वेदांत ने खाना खाते हुए कहा, क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, उन्होंने जबरदस्ती की तो मुझे एक दो पैग लेने पड़े। वामिका एक बार फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोली, पहले तो आप कभी ड्रिंक नहीं करते थे, पहले भी तो क्लाइंट के साथ मीटिंग होती थी, पहले भी तो क्लाइंट ऐसे ही आपसे जिद करते होंगे। वेदांत ने भी वामिका की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। पहले ज्यादातर बिजनेस पापा संभालते थे, अब ऑलमोस्ट मैं ही संभालता हूँ। वामिका ने एक बार फिर टिश्यू पेपर उठा लिया। उसकी आंखों में हल्का सा पानी भी आ गया। वह खड़े होकर बोली, मुझे डिजाइन बनाने हैं। इतना कहकर वह वहां से जाने लगी। जब वह केबिन के गेट तक पहुंची तो उसके आंसू ने उसका साथ छोड़ दिया और वह टपकने लगे। वेदांत बोला, वामिका कब तक ऐसे नाराज रहोगी? यह सुनकर वामिका के कदम रुक गए। वह बोली, मैंने जिस वेदांत से शादी की थी ना, वह ड्रिंक नहीं करता था, मेरी केयर करता था, लेकिन अब मैं जिसके साथ लंच कर रही थी वह मेरे लिए बिल्कुल अनजान है। इतना कहकर वामिका एक और पल वहां नहीं रुकी और वहां से चली गई। उसके जाते ही वेदांत ने गुस्से में हाथ दीवार पर दे मारा। वेदांत ने एक बेल बजाई और तभी एक आदमी आया। वेदांत ने टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह सब साफ करो। आदमी अंदर आकर सब कुछ साफ करके वहां से चला गया। उसके जाते ही वेदांत खड़ा हुआ और इधर उधर चक्कर लगाने लगा। उसके कानों में कुछ आवाजें गूंज रही थी, वेदांत तुम्हें क्या हो गया है? तुम पहले भी तो सब्र से काम लेते थे, तो फिर अब क्यों नहीं? शादी का मतलब यह नहीं कि वह खुद को डेडिकेट कर दे, उसे वक्त चाहिए। यह सब याद करके वेदांत ने अपनी आंखें बंद की और खुद में ही गुस्से में बोला, कितना वक्त चाहिए, कितना वक्त? फ्लैशबैक, वेदांत और वामिका की शादी हो गई थी। वेदांत बहुत खुश था, उसके और वामिका के बीच अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका प्यार अभी और इम्तिहान लेगा। वेदांत भी आज कमरे में जाते हुए नर्वस हो रहा था, क्योंकि वह जानता था वामिका स्थायी रूप से उसके कमरे में आ गई है। वेदांत ने सिंपल सा लोअर टी शर्ट पहना हुआ था। वह कमरे में गया तो उसकी आंखें उसके कमरे में ही ठहर नहीं रही थी। वह सिंपल सा, सादगी भरा सा कमरा,
बहुत सुंदर डेकोरेट था, हर जगह फूलों की खुशबू आ रही थी और उसी कमरे के बेड पर वामिका घूंघट में बैठी हुई थी। वेदांत का दिल जोरों से धड़कने लगा। बेशक वामिका और वेदांत के बीच में बहुत सारे खट्टे मीठे पल बीते थे, फिर भी थोड़ा नर्वस तो वेदांत भी हो रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं वह जल्दबाजी ना कर दे, लेकिन फिर उसने खुद से ही कहा, यह शादी वामिका की मर्जी से हुई, अगर तू इसके करीब नहीं गया तो हो सकता है या कार्तिक को कभी भूले ही ना। मुझे अब अपनी शादीशुदा जिंदगी ठीक करनी है, और वैसे भी शौर्य भाई भी तो कहते हैं थोड़ी बहुत अपनी मनमानी करने से कुछ नहीं होता, और वामिका ने भी तो दिल से तुझे अपना लिया। इतना कहकर वेदांत वामिका के पास बैठा। वेदांत ने जैसे ही वामिका के हाथ पर हाथ रखा हुआ था, वामिका ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वेदांत को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन फिर उसने वामिका के हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसकी हथेली को चूम कर बोला, वामिका, यह शादी तो तुम्हारी मर्जी से हुई है ना, तो फिर अब ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? वामिका कुछ नहीं बोली, क्योंकि घबराहट तो उसे भी हो रही थी। बेशक उसने मन से शादी की थी, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी वेदांत के करीब नहीं जाना चाहती थी। वेदांत ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर वामिका का घूंघट उठाया तो वामिका के चेहरे को ही देखता रहा। सच में वामिका दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वेदांत से रहा नहीं गया और उसने वामिका के गाल पर किस कर लिया। वामिका के शरीर में कंपन सी जाग गई। वेदांत रुका नहीं, उसने फिर से वामिका के दूसरे गाल पर किस कर लिया। आज शायद वह खुद के कंट्रोल में नहीं था। वामिका ने बहुत हिम्मत करके वेदांत के सीने पर हाथ रखा और उसे हल्का सा धक्का देकर बोली, थोड़ा वक्त और दे दीजिए। वेदांत को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और अपना चेहरा वामिका की गर्दन में छुपाते हुए कहा, इतना वक्त तो दे दिया वामिका, और नहीं देना चाहता। मेरे भी कुछ अरमान है, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। इतना कहकर वह कंटिन्यू वामिका की गर्दन को चूमता रहा, और वामिका को वेदांत का ऐसा बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा था। उसने फिर से लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा, सुनिए प्लीज, कुछ वक्त और प्लीज, अभी मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। प्लीज थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, मैं खुद को प्रिपेयर करना चाहती हूँ। वेदांत वामिका से थोड़ा दूर हुआ और बोला, वामिका कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो? मैं कितना वक्त तो दे चुका हूँ। यह शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है, मैंने जबरदस्ती तो नहीं की। वामिका हैरानी से वेदांत को देख रही थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वेदांत के मुंह से यह सब सुने। उसने फिर से अटकती हुई आवाज में कहा, हाँ हुई है, मैंने रिश्ते को एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन अगर आप 2-4 दिन और रुक जाएंगे। वामिका ने इतना ही कहा था कि वेदांत गुस्से में बेड से उठ गया। उसने पास रखा हुआ एक फ्लावर पॉट उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा और लगभग गुस्से में बोला, चाहती क्या हो? तुम हो क्या? तुम खुद को समझती क्या हो? तुम मेरे पीछे दुनिया भर की लड़कियां पागल हैं, और मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ। तुमसे शादी मैंने तुम्हारी मर्जी से की है, जबरदस्ती नहीं की। तुम्हारे लिए कितना कुछ करता हूँ, उसके बाद भी तुम्हें इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने में मौत आ रही है। खुद को समझती क्या हो? खुद को देखा है? मुझे देखा है? या जिस घर में तुम बैठी हो ना, करोड़ों का घर है, या जिस बेड पर तुम बैठी हो ना, या लाखों का बेड है, और जिस लड़के से शादी तुम्हारी हुई है ना, उसका अरबों का एम्पायर है, और तुम मुझे नखरे दिखा रही हो। जिंदगी भर भी तुम्हें ऐसे लग्जरी लाइफ नहीं मिलती, और तुम मुझे खुद से दूर कर रही हो। वेदांत सिंह रजावत को इतना कहकर उसने गुस्से में वामिका की बाजू पकड़ ली और वामिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा लग रहा था कि शादी से पहले वह किसी और वेदांत से मिली थी और शादी के बाद किसी और वेदांत से मिल रही है। वेदांत ने वामिका की बाजू झटकते हुए कहा, टाइम चाहिए ना, दिया जाओ। जब तक तुम खुद मेरे करीब नहीं आओगी, मैं भी नहीं आऊंगा, यह वादा है वेदांत सिंह रजावत का। इतना कहकर उसने अपने बहुत गुस्से में वामिका की बाजू को झटक दिया और कमरे से निकल गया। वेदांत आज बहुत गुस्से में था, पता नहीं क्यों था। शायद वामिका का उसे हर बार इग्नोर करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वेदांत सीधा बार काउंटर पर गया, जो बड़े से स्टडी रूम के एक कोने में बना हुआ था। वेदांत एक के बाद एक पैक गले के नीचे उतारने लगा। वहीं शौर्य कॉरिडोर से होता हुआ अपने कमरे में जा रहा था, लेकिन जब उसने स्टडी रूम का दरवाजा खुला हुआ देखा तो वह स्टडी रूम में चला गया। अंदर का नजारा देखकर शौर्य की आंखें हैरानी से फैल गई। वेदांत ड्रिंक नहीं, घर के बड़ों के सामने तो बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन आज तो वेदांत ऐसा लग रहा था जैसे अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा हो। शौर्य तेज कदमों से वेदांत के पास गया और उसके हाथ से बियर की बोतल छीनते हुए बोला, पागल हो गए हो क्या? बदतमीजी है, ऐसे जाओगे वामिका के सामने? वेदांत ने शौर्य के हाथ से बियर की बोतल
छीनते हुए कहा, जाना ही नहीं है उस लड़की के सामने। वह 2 कौड़ी की लड़की मुझे समझती क्या है? मैं वेदांत सिंह रजावत उसके पीछे पागल हूँ और वह बार बार मुझे खुद से दूर कर देती है। वेदांत ने इतना ही कहा था कि शौर्य ने वेदांत के हाथ से बियर की बोतल ली और खींच कर एक चाटा उसके गाल पर जड़ दिया। वेदांत का चेहरा एक तरफ हो गया। अगले ही पल शौर्य ने वेदांत के गाल को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, क्या बकवास कर रहा है? 2 कौड़ी की लड़की थी तो रजावत खानदान की बहू क्यों बनाया? 2 कौड़ी की लड़की थी तो कॉलेज टाइम से उसे प्यार क्यों करता था? 2 कौड़ी की लड़की थी तो कॉलेज टाइम से उसे प्यार क्यों करता था? 2 कौड़ी की लड़की थी तो उसके लिए उस अनडेवलप्ड एरिया में क्यों रह रहा था? क्यों उसे यहाँ लेकर आया? क्यों उसके आगे पीछे घूमता था? क्यों उसकी एक झलक पाने के लिए बेचैन रहता था? तुझे शर्म नहीं आती? आज ही तेरी शादी उससे हुई है और आज ही तुम्हें हदें पार करनी शुरू कर दी। हुआ क्या तेरे और उसके बीच? यह सुनकर वेदांत अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने झटके से शौर्य को गले लगा लिया। फिर वह भरे गले से बोला, वह मुझे समझती क्यों नहीं समझती? क्यों मुझे खुद से बार बार दूर कर देती है? यह शादी तो उसकी मर्जी से हुई थी ना, तो फिर क्यों उसने मुझे कहा कि उसे वक्त चाहिए? क्या वह मुझे थोड़ा भी प्यार नहीं करती? शौर्य को समझते देर नहीं लगी कि वामिका ने शायद कुछ वक्त मांगा होगा और वेदांत ने गुस्से में उल्टा सीधा कह दिया। लेकिन शौर्य इस बात को लेकिन कन्फर्म नहीं था, इसलिए उसने वेदांत पर अपनी बाजू कसी और उसके सर को सहलाते हुए बोला, कुछ कहा तूने उसे? वेदांत भरे गले से बोला, बोल दिया मैंने, पता नहीं क्या क्या बोल दिया, पर मुझे पता है मैंने ऐसा बोला कि उसे बहुत चोट पहुंची है। मुझसे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और मैं बोलता चला गया। सॉरी बोला, कर देना गलती। वह कहते हैं ना, बना बनाया गेम बिगाड़ दिया। तेरी उससे शादी हो गई थी, 2-4 दिन उसे वक्त तो देता। वह इस रिश्ते में अपनी मर्जी से बंधी थी और तूने सब कुछ खराब कर दिया। क्यों करता है वेदांत ऐसे काम? आज तुझे उससे बातें करनी चाहिए थी, उसे कंफर्ट करना चाहिए था और तूने उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए। वेदांत शौर्य से दूर हुआ और लाल आंखों से बोला, तो क्या करूं? मुझसे नहीं रहा गया। अब बताओ कैसे माफी मांगू उससे? शौर्य बोला, तूने सच में बहुत गड़बड़ कर दी। 2-4 दिन तुझसे रहा नहीं गया, 4-5 साल रुक सकता था, लेकिन 4-5 दिन नहीं रोका गया। वेदांत तू क्या है और कैसा है? मेरी समझ से तो परे है। कहाँ तो तूने अपने प्यार में इतना सब्र कर लिया और कहाँ तुझसे इतना सा सब्र नहीं हुआ। वेदांत ने फिर से शौर्य को गले लगा लिया और एक दर्द के साथ बोला, वह मुझे समझती क्यों नहीं? हमेशा मैं ही उसे क्यों संभालूं? वह भी तो मुझे संभाल सकती है। शौर्य ने फिर से वेदांत को संभालते हुए कहा, मैं हूं ना तुझे संभालने के लिए। तेरी पूरी फैमिली तो है, उसका तो कोई भी नहीं। तेरे साथ शादी करके एक रिश्ते में बंधी तो तूने उसे बेइज्जत भी कर दिया। जा वापस उसके पास और माफी मांग। वेदांत ने शौर्य की आंखों में देखकर कहा, इस हालत में नहीं जाऊंगा। शौर्य बोला, इसी हालत में जाना है। समझ तू, उससे दूर रहेगा तो तुम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। समझ रहा है? वेदांत फिर से मुंह बनाने लगा। शौर्य बोला, चल मैं तुझे कमरे तक छोड़ देता हूँ। इतना कहकर शौर्य वेदांत को लेकर कमरे तक आ गया। उसने दरवाजा खटखटाया तो वामिका ने दरवाजा खोला। शौर्य ने जैसे ही वामिका की आंखों में आंसू देखे उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन कर भी क्या सकता था। बोला, वामिका, हस्बैंड वाइफ के बीच अगर लड़ाई भी है तो भी कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। वामिका कुछ नहीं बोली, उसने बस हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और वेदांत की बाजू पकड़ ली। वेदांत ने वामिका की आंखों में देखा और अपने दोनों कान पकड़कर बोला, सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगा। इस वक्त वेदांत बहुत मासूम लग रहा था, लेकिन अब क्या फायदा? अब तो वह वामिका के दिल को दुखा चुका था। शौर्य वामिका के सिर पर हाथ रखा और वहां से चला गया। वामिका वेदांत को संभालते हुए कमरे के अंदर ले आई। उसने सबसे पहले दरवाजा बंद किया और जैसे ही वह पलटी वैसे ही वेदांत ने उसे कसकर गले लगा लिया। लेकिन वामिका की आंखों में आंसू टपकने लगे। उसे वेदांत की कही हुई बात याद आने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वेदांत ने शादी करके उसका दर्द कम नहीं किया, बल्कि बढ़ा दिया। वहीं वेदांत कुछ बोल नहीं रहा था, चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में भी आंसू थे। फिर वह भरे गले से बोला, माफ कर दो, गलती हो गई, प्लीज। इतना कहकर वह झटके से घुटनों के बल बैठ गया और उसने अपने दोनों कान पकड़ लिए। वेदांत अपनी लाल आंखों से वामिका को देख रहा था। वामिका भी भरी आंखों से वेदांत को देख रही थी। वेदांत को ऐसे घुटनों के बल कान पकड़े हुए देखकर वामिका की आंखें और छलक गई। वह भी वेदांत के पास धीरे से बैठी और सिचुएशन को समझते हुए बोली, मैंने आपको माफ कर दिया, मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन वेदांत ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा,
मैं जानता हूँ बहुत शिकायत है, मैंने तुम्हें अंदर तक हर्ट कर दिया। जो शब्द नहीं बोलने चाहिए थे वह शब्द कह डाले, पर सच कहता हूँ मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। कब से करता हूँ मुझे भी नहीं पता, प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो। वामिका बोली, ठीक है चलिए सो जाइए। इतना कहकर उसने वेदांत की बाजू पकड़कर उसे उठाया और बेड पर लेकर आई। वेदांत अब धीरे धीरे बेहोशी की हालत में जाने लगा। वामिका ने जैसे तैसे वेदांत को फूलों से सजी सेज पर लिटा दिया, फिर उसके स्लीपर रिमूव किए और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। थोड़ी ही देर में वेदांत करवट लेकर पेट के बल सो चुका था। वहीं वामिका की आंखें झरना बन गई। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, फिर भी संभाल नहीं पाई और अपने दुल्हन के जोड़े में ही बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। उसके कानों में बस एक शब्द बार बार गूंजे जा रहे थे, तुम दो कौड़ी की लड़की खुद को समझती क्या हो। वामिका ने यह शब्द याद करके खुद को तसल्ली देने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन दे नहीं पाई। वेदांत ने अपने कड़वे बोलने की वजह से अपनी इतनी मेहनत कुछ ही मिनटों में खराब कर दी। फ्लैशबैक एंड। वामिका भी अपने केबिन में टेबल पर सर रखकर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में यह सब याद करके आंसू आ गए। वहीं वेदांत भी यही बात याद करके बेचैन था। दोनों के बीच की दूरी घटने की बजाय उस दिन से बढ़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ सिवाय दिव्यांश के साथ तितली एरोप्लेन में बैठी हुई थी, खिड़की के बाहर बादलों को देख रही थी। वह भी कहीं ना कहीं जानती थी कि उसका अनिरुद्ध शायद ही उसे बेंगलोर में मिले, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी, एक आस थी कि शायद उसकी मुलाकात अनिरुद्ध से हो जाए। 2 घंटे की उड़ान के बाद एरोप्लेन बेंगलोर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। शिवाय ने शिवांगी की बाजू पकड़कर कहा, तितली चलो। शिवांगी अपने होश में आई और शिवाय के साथ बाहर आ गई। वह जैसे जैसे एयरपोर्ट से होती बाहर जा रही थी, वैसे वैसे उसकी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। वहीं हॉस्पिटल में लेटा हुआ अनिरुद्ध, उसकी उंगलियां भी हरकत करने लगी। शिवाय और दिव्यांश तितली को लेकर बंगलौर सिटी पहुंच चुके थे। तीनों ही इस वक्त एक 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। शिवाय ने आइसक्रीम की प्लेट तितली की तरफ खिसकाते हुए कहा, तितली आइसक्रीम खा लो, हमें अभी 2-3 घंटे का सफर और करना है। शिवांगी ने शिवाय की तरफ देखकर कहा, बड़े पापा अनिरुद्ध मिलेगा। शिवाय ने शिवांगी की आंखों में देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है मिलेगा? शिवांगी ने अपनी आंखें बंद की। उसे वह पल याद आने लगे जो उसने अनिरुद्ध के साथ बिताए थे, और उन्हीं पलों में से सबसे अनमोल पल उसे वह लगता था जब वह अनिरुद्ध की बूम बूम के पीछे बैठी होती थी। जब वह आंखें बंद करके बैठी रहती थी, तब उसे एक आज़ादी का एहसास होता था। वह एहसास उसे सबसे पहले अनिरुद्ध ने ही करवाया था। वह सब याद करके शिवांगी के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई। वह बिना आंखें खोले बोली, मुझे लगता है कि वह मिल जाएगा। इतना कहकर उसने अपनी आंखें खोली। शिवाय और दिव्यांश को देखा। दिव्यांश उठकर चला गया। वह सीधा एक काउंटर पर गया और उसने एक गहरी सांस ली। फिर काउंटर पर खड़े हुए वेटर को देखकर बोला, एक गिलास सादा पानी। उस वेटर ने दिव्यांश के सामने एक बोतल रख दी। दिव्यांश ने वह बोतल खोली और उसे पीने लगा। वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था, शिवांगी की हालत देख नहीं पा रहा था। तभी शिवाय उसके पास आया। उसने पलट कर शिवाय को देखकर कहा, क्या जरूरत थी तितली को यहाँ लेकर आने की? शिवाय बोला, वह घर से बाहर नहीं निकलती, तू भी जानता है, तुझे यह भी पता है कि वह कितनी बार कॉलेज में बेहोश हो चुकी है। तू यह भी जानता है कि वह कितनी शिद्दत से अनिरुद्ध का इंतजार कर रही है। तुझे पता है दिल के कनेक्शन ना चुंबक जैसे होते हैं, अगर सही जगह यह कनेक्शन बैठ जाए ना तो यह चुंबक काम करती है। मेरा दिमाग कह रहा है कि हमें यहाँ अनिरुद्ध नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि मुझे शिवांगी की बातों पर यकीन करना चाहिए। हो सकता है उसके दिल से जो आवाज आ रही हो वह सच हो। शिवाय की बात सुनकर दिव्यांश थोड़ा सा इरिटेट होता हुआ बोला, तू पागल हो गया है शिवाय, तू कब से दिल की बातों को सुनने लगा? वह राजस्थान में गुम हुआ था और तुझे लगता है वह हमें यहाँ बेंगलोर में मिलेगा? शिवाय बोला, हो सकता है मिल ही जाए, कुछ कह नहीं सकते। दिव्यांश, फिलहाल तो हम अपना काम करते हैं। रही बात तितली की, तो क्या पता तितली का कहा हुआ सच हो जाए। दिव्यांश ने ना में गर्दन हिलाई और बोला, तू और तितली मुझे पागल कर देंगे, मुझे नहीं देखी जाती इस बच्ची की हालत। शिवाय बोला, देखी तो मुझसे भी नहीं जाती, तो क्या करें? बता, तू ही बता क्या करें? यह सब छोड़, यह आर्गूमेंट जो हम पिछले 2 साल से करते आए हैं, तो चल। इतना कह कर शिवाय ने दिव्यांश की बाजू पकड़ी और उसे खींचता हुआ तितली के पास लेकर आया।
फिर बोला, तितली चलो जल्दी से आइसक्रीम खत्म करो, फिर हमें निकलना है। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। दूसरी तरफ मिस्टर नायडू अनिरुद्ध के सामने खड़े थे और अनिरुद्ध बेड शीट एक लगा कर बैठा हुआ था। उसका आधा चेहरा जल चुका था, लेकिन यह बात अनिरुद्ध को किसी ने नहीं बताई। अनिरुद्ध अपने सेंस में था। उसने मिस्टर नायडू को देखकर कहा, आप कौन हैं? मिस्टर नायडू ने हंसकर कहा, मैं जगन्नाथ नायडू। सब मुझे मिस्टर नायडू कहते हैं। मेरा अपना एक अनाथ आश्रम है और मैं अनाथ आश्रम चलाता हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? अनिरुद्ध को कुछ भी याद नहीं था। वह हैरानी से एक बार मिस्टर नायडू को देखता और एक बार डॉक्टर को। डॉक्टर ने कहा, देखो तुम्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी हुआ है, मतलब तुम्हारी याददाश्त चली गई है। कब आएगी कह नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे अगर तुम याद करने की कोशिश करोगे तो आ जाएगी। अनिरुद्ध बोला, डॉक्टर मुझे तो मेरा नाम भी याद नहीं है। कुछ सोचकर मिस्टर नायडू ने कहा, तो चलो मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूँ। अनिरुद्ध ने नायडू की तरफ देखा तो मिस्टर नायडू ने कुछ सोचकर कहा, अनिरुद्ध मैं तुम्हें अनिरुद्ध नाम देता हूँ, कैसा लगा तुम्हें? चलो तुम्हें एक सरनेम भी देता हूँ, अनिरुद्ध नायडू। अब बताओ कैसा लगा तुम्हें अपना नया नाम? अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह बोला, अच्छा है। मिस्टर नायडू ने कहा, तुम्हारे माँ बाप को ढूंढने के लिए मैंने पुलिस से कह दिया है। जैसे ही वह मिलेंगे मैं तुम्हें उनके पास छोड़ दूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। रह लोगे ना इस बूढ़े आदमी के साथ? अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ बिल्कुल। तभी डॉक्टर ने मिस्टर नायडू को कुछ इशारा किया तो मिस्टर नायडू बोले, अनिरुद्ध अब तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, फिर हमें निकलना है। मेरा अनाथ आश्रम जहाँ सब बच्चे रहते हैं, तुम भी वहीं रह लेना। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई और मिस्टर नायडू डॉक्टर के साथ उस कमरे से बाहर आ गए। डॉक्टर ने मिस्टर नायडू को देखकर कहा, वह नहीं जानता उसका चेहरा जल गया, लेकिन जब वह आईने में खुद को देखेगा तो शायद संभाल ना पाए। उस वक्त आपको उसे संभालना होगा। मिस्टर नायडू ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं इस बच्चे को संभाल लूंगा, बस कुछ भी करके इसके माँ बाप का पता चल जाए। वहीं अनिरुद्ध कमरे के अटैच बाथरूम में गया। उसने सबसे पहले नल खोला और जैसे ही पानी लेकर अपना मुंह धोकर ऊपर किया, उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख इतनी जोर की थी कि कमरे के बाहर खड़े मिस्टर नायडू और डॉक्टर दोनों ने सुनी और दोनों ने ही तेज कदमों से वॉशरूम की तरफ भागे। अनिरुद्ध ने अपना चेहरा देखकर कहा, यह कौन है? डॉक्टर ने अनिरुद्ध को संभालते हुए कहा, अनिरुद्ध यह तुम हो। देखो तुम्हारा बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें तुम्हारा चेहरा जल गया। अनिरुद्ध की आंखों में पानी आ चुका था। उसने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, यह मैं नहीं हूँ। मेरा चेहरा जल नहीं सकता, मैं नहीं हूँ। कह दीजिए डॉक्टर, यह मैं नहीं हूँ। फिर उसने मिस्टर नायडू को देखकर कहा, मिस्टर नायडू कह दीजिए कि यह मैं नहीं हूँ। मिस्टर नायडू अनिरुद्ध की हालत देख नहीं रहे थे, बल्कि महसूस भी कर रहे थे। वह थोड़ा आगे आए। उन्होंने अनिरुद्ध की आंखों में आए हुए आंसू को साफ करते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा बच्चे। अनिरुद्ध ने भी नायडू पर अपनी पकड़ कस दी। दूसरी तरफ 3 घंटे का सफर तय करने के बाद एक गाड़ी एक हरियाली सी जगह पर आकर रुकी। सिवाय दिव्यांश और शिवांगी तीनों ही बाहर आए। उनकी आंखों के सामने एक लकड़ी का घर था। लकड़ी के घर के पीछे बहुत बड़ा जंगल और आसपास हरियाली थी। वहां आसपास कुछ ही घर थे। वह एरिया थोड़ा पहाड़ों के ऊपर था। वह नज़ारा बहुत खूबसूरत था। उस नज़ारे को देखकर शिवांगी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसने अपनी आंखें बंद की, बाहें फैलाई और हवाओं को महसूस करने लगी। फिर वह खुद में ही बड़बड़ाई, अनिरुद्ध मुझे मिलोगे ना, मिलोगे ना? वहीं अनिरुद्ध जो अभी अभी गाड़ी से मिस्टर नायडू के साथ बैठा हुआ था, उसकी आंख लग गई थी, लेकिन अचानक ही उसने अपनी आंखें खोली और मिस्टर नायडू को देखकर कहा, आपने मुझे पुकारा? मिस्टर नायडू जो कि उसी के बराबर में बैठे हुए थे, उन्होंने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं बच्चा, मैंने तो नहीं पुकारा। अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस ली और बाहर की तरफ देखने लगा। बाहर हरियाली थी। फिर वह बोला, मिस्टर नायडू हम कब तक पहुंच जाएंगे? मिस्टर नायडू ने कहा, बस आधा घंटा। और आधे घंटे बाद एक गाड़ी अनाथ आश्रम के बाहर आकर रुकी। उस अनाथ आश्रम के मेन गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मिस्टर जगन्नाथ नायडू। मिस्टर नायडू और अनिरुद्ध दोनों ही गाड़ी से बाहर आए और दोनों ही अनाथ आश्रम के अंदर चले गए। मिस्टर नायडू ने अनिरुद्ध को अपना अनाथ आश्रम दिखाते हुए कहा, यह है मेरा अनाथ आश्रम। बहुत सारे बच्चे रहते हैं यहाँ, छोटे बड़े, लड़के लड़कियां सब रहते हैं। अगर तुम्हारा मन करेगा तो उन बच्चों को पढ़ा देना, वरना तुम्हारी मर्जी। तभी बच्चों का एक झुंड उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया और मिस्टर नायडू के गले लग गया। अनिरुद्ध ने जब देखा कि मिस्टर नायडू बच्चों को बहुत प्यार करते हैं तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन तभी एक लड़के ने अनिरुद्ध को देखा और उसकी चीख निकल गई।
क्योंकि अनिरुद्ध का आधा फेस जला हुआ था, जिस वजह से वह बच्चे डर गए। यह देखकर अनिरुद्ध का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह बच्चों की तरफ से पलट कर खड़ा हो गया। मिस्टर नायडू ने यह सब देखा और बच्चों से कहा, तुम सब अंदर जाओ। सारे बच्चे अंदर चले गए। मिस्टर नायडू ने अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पेश करना ही पड़ता है। अगर अभी करना सीखोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अनिरुद्ध ने हल्का सा पलट कर मिस्टर नायडू को देखा तो उसकी आंखें नम थी। फिर उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपना चेहरा कवर कर लिया और फिर मिस्टर नायडू से बोला, अगर मैं आपके अनाथ आश्रम में ऐसे रहूं तो कोई प्रॉब्लम है? मिस्टर नायडू ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जैसे रहना चाहते हो रह सकते हो। कुछ दिनों में तुम्हारी दाढ़ी आ जाएगी तो तुम्हारा जला हुआ निशान अपने आप छुप जाएगा। इतना कहकर मिस्टर नायडू अंदर चले गए और अनिरुद्ध वहीं गार्डन के केबिन पर बैठा रहा। वहीं दूसरी तरफ सिद्धि और सार्थक दोनों ही एयरपोर्ट पर खड़े हुए थे। शौर्य और सांझ दोनों को छोड़ने आए थे। सांझ ने सिद्धि के गाल पर हाथ रखकर कहा, एग्जाम खत्म हो गए ना, अब टेंशन नहीं लेनी, अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से घूमना, ठीक है? सिद्धि ने अपना चश्मा ठीक किया और हाँ में गर्दन हिला दी। सांझ ने फिर शौर्य सार्थक की बाजू पकड़ी और उसे एक तरफ खींचकर लाई और फिर सार्थक को देखकर बोली, 2 साल हो गए, मुझे दादी बनाएगा कि नहीं? सार्थक ने दांत पीसते हुए कहा, इसके अलावा कोई काम नहीं है, यही सब सोचती रहती हो? सांझ बोली, तो क्या सोचूं? अरे इतनी अच्छी तो लड़की है, अब तक तो तू मुझे 2 पोते, एक पोता और एक पोती दे देता, लेकिन तूने कुछ भी नहीं दिया। सार्थक बोला, मैं अगर पैदा कर सकता ना तो दे देता, लेकिन क्या करूं, यह प्रोसेसिंग आपकी बहू करेगी, मैं नहीं कर सकता। सांझ गुस्से में बोली, मेरे साथ ना या नॉनवेज मजाक मत किया कर। मैं बस यह कह रही हूँ कि उससे बात कर, उसके करीब जा और उसे मना, और अगर वह नहीं मानती तो उससे पूछ क्या रीजन है। सार्थक ने एक नज़र सिद्धि को देखा जो अपना चश्मा ठीक करके शौर्य की बातों को सुनकर हाँ में गर्दन हिला रही थी। सार्थक बोला, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? सांझ बोली, समझाना तेरे उसके बीच लड़ाई हुई है क्या? सार्थक मन ही मन बोला, कैसे समझाऊं माँ, लड़ाई तो नहीं हुई लेकिन प्यार भी नहीं है, पर चलो क्या पता इस सफर के बाद सिद्धि को इस रिश्ते के लिए समझ आ जाए और वह इसे एक्सेप्ट कर ले। तभी सांझ बोली, बताना तेरे उसके बीच कुछ हुआ है क्या? सार्थक बोला, नहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन वह पढ़ाई कर रही थी ना, इसलिए मैंने उससे कभी पूछा ही नहीं, और सच बताऊं तो मेरे उसके बीच में ज्यादा वाला रिलेशन भी नहीं। सांझ बोली, वह वाला रिलेशन नहीं है मतलब रिलेशन है ही नहीं, या कभी बना ही नहीं, या तूने कोशिश ही नहीं की, या वह तेरे साथ कंफर्ट नहीं है? मतलब यह तो मैं भी जानती हूँ कि तुम दोनों की शादी बहुत अजीब तरीके से हुई है, लेकिन अब तो तुम दोनों शादीशुदा हो ना, अब तो तुम दोनों को अपने गृह जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। सार्थक ने झटके से सांझ के सामने हाथ जोड़ लिए और बोला, माँ, जो भी बात करनी है इस ट्रिप के बाद प्लीज हाथ जोड़कर कह रहा हूँ। अभी तो वेदांत और वामिका भी माँ पापा नहीं बने, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गई? सांझ कुछ बोलते उससे पहले ही सार्थक वहां से चला गया। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।